हाँ भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब लोग, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली हम लोग डील कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को, यानी जो सेक्शन ए होता है तुम्हारा 20 मार्क्स का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस असर्शन रीजन, है ना। 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 2 असर्शन रीजन होते हैं। तो हम लोगों का प्लान ये है कि जनवरी खत्म होते होते 500-600 क्वेश्चंस इस तरह के प्रैक्टिस कर लिए जाए, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है। और जब आप पर डे बेसिस पर या हर दूसरे दिन भी ये 20 क्वेश्चंस करते रहोगे तो पूरी मैथ्स का एक रिवीजन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हर टॉपिक को आप कहीं ना कहीं टच करोगे, सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आप रोज रिवाइज करोगे। तो रिवीजन का भी ये बेस्ट तरीका है। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने पिछले 3-4 सालों में पूछे हैं, वैसे ही क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। तो बहुत हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज। अगर आप इसमें कंटिन्यू बने रहते हो और हर एक लेक्चर को अच्छे से देखते हो तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। ये हमको दिख रहा है कि भाई किसका क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। एक मिनट, ये क्वेश्चन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का और कह रहा है इसमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो यहां पर a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ए आई जे दे रखा है ना, ए आई जे। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें से कौन सी बात ट्रू है? आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, और बाकी सब क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको बोला जाता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर इसको मैं ए आई जे वाले फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरीके से ये लिखी होती है। A11 होगा, फिर A12 होगा, फिर A13 होगा, है ना। दूसरी रो का पहला टर्म, दूसरी रो का दूसरा टर्म, दूसरी रो का तीसरा टर्म, तीसरी रो का पहला टर्म, तीसरी रो का दूसरा, और तीसरी का तीसरा। इसी तरीके से होता है कि नहीं? और ये जो A11 है ना या A12 है, तो इसमें ये जो है I, ये नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 2 है ये नंबर ऑफ J जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। बस ऐसे समझ लो। तो A11 ये हो गया, A12 ये हो गया। ऐसे तुमको बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखो, A11 की वैल्यू कितनी है, 1 है। A22 की वैल्यू कितनी है, 1 है। और A33 की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। यानी जहां पर I और J, रो और कॉलम का नंबर बराबर हो रहा है, वहां पर वैल्यू कितनी आ रही है, 1। और जहां पर रो और कॉलम की नंबरिंग बराबर नहीं है, वहां पे 0 आता है। बस इसी चीज का यहां पर इस्तेमाल करना है, और तुम देख रहे हो कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब जब आई बराबर जे के है, आंसर 1 आ रहा है। जब जब आई और जे बराबर नहीं है, आंसर 0 आ रहा है। यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का खेल होता है। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R plus denote the set of all non-negative real numbers, then the function defined as fx is equal to x square plus 1 is 1 1 on 2। देखो 1 1 on 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में शायद। इस तरीके से होता है कि अगर तुम्हारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसका हर एक एलिमेंट इसके किसी ना किसी डिफरेंट एलिमेंट से अगर जाकर मैच करेगा तो हम फंक्शन को बोलते हैं कि भाई ये 1 1 है। ऑन टू किसको बोला जाएगा? जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए, यानी कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटने ना पाए, उसकी मैपिंग किसी ना किसी से हो जाए, तो हम बोलते हैं कि ये ऑन टू है। चेक करने के लिए क्या किया जाता है? देखो 1 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 1 के लिए हम कहते हैं कि लेट कर लेते हैं हम लोग कि fx1 इज इक्वल टू fx2। ये लेट करने के बाद अगर हम ये दिखा ले गए कि x1 और x2 बराबर है, तो वो 1 1 हो जाता है, ठीक है। यानी ये सपोज करेंगे और उससे रिजल्ट निकालेंगे कि x1 और x2 बराबर है। अगर ये रिजल्ट आ गया तो 1 1 है, अदरवाइज नहीं है। अब यहां पर देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर मैं x1 रखूंगा तो x स्क्वायर, x1 स्क्वायर, यहां पर x2 स्क्वायर प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो गया। अब आप देखो ये हो गया x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, यही तो हुआ। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा? आप इधर रूट करोगे, x2 स्क्वायर का रूट करोगे तो x2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर पे जब भी रूट लगता है तो स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दूसरी बात, इधर स्क्वायर है तो आंसर प्लस माइनस दोनों होना चाहिए। लेकिन समझो, हमारे पास डोमेन में सिर्फ और सिर्फ नॉन निगेटिव इंटीजर्स की बात करी जा रही है डोमेन में ना। ये देखो, और पॉजिटिव से आर पॉजिटिव, तो यहां पर निगेटिव तो है नहीं। जब यहां पर निगेटिव है नहीं तो निगेटिव लिया ही नहीं जाएगा। तो x1 बराबर सिर्फ क्या आ जाएगा, x2 क्या आ जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? निगेटिव वाले x2 को तो कंसीडर करेंगे ही नहीं ना,
क्योंकि मेरे पास जो है मेरे डोमेन में नेगेटिव नंबर्स तो है ही नहीं, तो x1 बराबर x2 हो गया, फंक्शन 1 1 तो हो गया, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। और जैसे ही 1 1 हुआ, एक काम पक्का हो गया कि 1 1 होते ही जो इन्होंने बोला था कि भाई 1 1 नहीं है, इन्होंने कहा था 1 1 नहीं है, दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए। ऑन टू मैं चेक कर लेता हूं। ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है fx को y के बराबर पुट करके, ठीक है, x इज इक्वल टू x को y के टर्म में बना लेना है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर y है, तो एक्स स्क्वायर बराबर y माइनस 1 हो जाएगा, तो x बराबर रूट वाई माइनस 1 हो जाएगा। प्लस माइनस मैंने इसलिए नहीं लिखा, फिर से वही बात, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक। अब समझो, यहां पर मेरे पास को डोमेन में, यानी अगर ये x है ये y है ना, को डोमेन पे मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है, नॉन निगेटिव रियल नंबर है, सारे रियल नंबर यहां पर मेरे पास मौजूद है। तो एक से छोटा भी तो कोई पॉजिटिव होगा, मान लो यहां कहीं 0.5 होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा। अगर मैं 0.5 यहां पर पुट करूंगा तो 0.5 में से एक जाएगा तो निगेटिव 0.5 आएगा कि नहीं। और निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो इसका मतलब इसकी कोई प्री इमेज तुमको इधर नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इधर सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर से, इधर सारे के सारे क्या है, रियल नंबर है। और ये तो कॉम्प्लेक्स वाली कैटेगरी में चला जाता है, आई तुमने 11th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0.5 तो बेचारा रखा रह जाएगा, इसकी कोई मैपिंग नहीं होगी। और 0.5 ही क्यों, एक से छोटे जितने नंबर यहां पर होंगे सब रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू देंगे, उन किसी की मैपिंग नहीं हो पाएगी। अगर एक की भी मैपिंग ना होने पाए तो वो ऑन टू नहीं होता है, तो बात खत्म हो गई। ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए, ये बताना है। जब भी देखो दो ऑर्डर तुम्हें दिखाई दे, सिंपली दो ऑर्डर मतलब 2 बाई 2 की अगर मैट्रिक्स है और इसका तुम्हें एडजॉइंट बताना है, ठीक है, ये है ए और इसका मुझे बताना है एडजॉइंट ए, तो तुम सिंपली क्या करना, समझो, इन दोनों की अदला बदली करा देना जगह की, यानी यहां पर डी यहां पर ए कर देना और इन दोनों में सिर्फ साइन बदल देना, बस काम खत्म हो जाएगा। 2 बाई 2 में यही होगा, ठीक है। इन दोनों की अदला बदली होगी, एक्सचेंज कर लेंगे, ये दोनों के साइन बदल देना, बस काम खत्म हो जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा। तुमसे बोला है कि एडजॉइंट ए और ए बराबर है, तुमसे एक बोल रहा है भाई कि एडजॉइंट ए और ए तो आपस में बराबर है, इसका मतलब डी माइनस सी माइनस बी ए ये बराबर होगा किसके, ए सी बी डी, इसके बराबर होगा कि नहीं। माइनस सी सी के बराबर है तो इसका मतलब सी 0 है। क्यों? कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका निगेटिव उसके पॉजिटिव के बराबर हो, ठीक है। तो 0 ही ऐसा है जिसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर होगा, यानी चाहे -0 कहो चाहे 0 कहो। इसी तरह से माइनस बी, देखो यहां पर बी के बराबर है तो बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, निगेटिव पॉजिटिव। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर सकते हो, माइनस बी प्लस बी, ठीक है। ये क्या कर रहा हूं मैं, एक मिनट, माइनस बी बराबर बी, भाई A22 A12 ये है, A12 ये है, सेम जगह पे है तो बराबर होने चाहिए। माइनस बी इधर गया तो b प्लस बी, 2b बराबर 0 तो b बराबर 0 ऐसे भी आ जाएगा। c 0 आ गया, b 0 आ गया, d किसके बराबर है, a के बराबर है, तो a और d आपस में बराबर हो गए। बस अब मुझे क्या फाइंड करना था, देखो a प्लस बी प्लस c प्लस डी फाइंड करना था मुझे, ठीक है। तो तुम्हारा 0 कौन कौन हो गया, देखो b तो 0 हो गया, c तो 0 हो गया। अब a प्लस डी ये दोनों आपस में बराबर है, तो या तो a प्लस a होगा तो 2a हो जाएगा, या तो d प्लस डी हो जाएगा तो 2d हो जाएगा। यानी या तो d को a से रिप्लेस कर दो या तो a को d से रिप्लेस कर दो, ये दोनों केस हो सकते हैं। 2a और 2d दोनों आंसर सही है। मेरे पास 2d तो यहां दिख नहीं रहा है तो 2a मुझे मिल रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है? इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, और उस पे पूरे पे भी लगा हुआ है ये डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस। चलो भाई कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, सबसे पहले हम फंक्शन उठा लेते हैं 1 माइनस एक्स प्लस यहां मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स और एक्स। अब यार इस फंक्शन को अगर थोड़ा हम लोग ऐसे लिखें तो अगर x से छोटा होगा तो समझो जरा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अगर x से छोटा होगा तो ये मॉड x क्या हो जाएगा, देखो मॉड x को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसका आंसर माइनस एक्स आएगा जब x 0 से छोटा होगा और x आता है जब x 0 से बड़ा होता है। इसी तरीके से तो लिखते हैं कि नहीं। तो अगर x 0 से छोटा होगा तो
उस केस में 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, जो कि हो जाएगा 1 माइनस 2x। कब? जब x 0 से छोटा होगा। और x अगर 0 से बड़ा होगा, x अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? देखो ये x ही आएगा, x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जब x 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये नहीं। अब आप एक बात बताओ यार, ये कितने पर बात हो गई? 0 पर बात हो गई। ठीक है, तो 0 से जब छोटा है ये फंक्शन, जब ये फंक्शन 0 से छोटा है तो 1 माइनस कितना है? 2x। आप अगर यहां पर पुट करोगे 0 पे, अगर देखो मुझे कहां पे चेक करना है, 0 पे चेक करके देख लो, और उसके बाद 1 पे भी चेक कर लेना। ठीक है, पता चल जाएगा। 0 पे चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो यहां पर अगर LHL यानी 0 से छोटा, तो यहां पर वैल्यू डालेंगे तो 1 माइनस 2 जीरोजा कितना हो जाएगा? 0, और 1 का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी। राइट हैंड लिमिट देखो 1 आ रही है, x बराबर 0 पर भी 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो रही है, और f एट 0 तीनों आपस में बराबर हो गए, तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा 0 पर। ठीक है, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, बस समझते जाओ बात को। अगर मैं 1 पे चेक करूं, तो अगर मैं 1 पे चेक करूंगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, यानी 1 के लेफ्ट में जाऊंगा। 1 के कहां जाऊंगा? लेफ्ट में। अच्छा, 1 के राइट में देखो, ये 1 ही बना रहेगा, यानी 0 के इधर तो इसको 1 ही रहना है। और इधर अगर हम चेक करें तो 1 इंटू ये 1 माइनस 2, -1 का मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, यानी यहां पर भी ये बराबर रहेगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। ठीक है, हमने 0 और 1 दोनों पे चेक किया, ये फंक्शन कैसा है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको अलग से भी कर सकते हो। 1 माइनस 2x को और तोड़ लो, तुम्हें दिक्कत लगे तो। भाई 1 माइनस 2x जो है, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू दो तरह से हो सकती है ना भाई। x अगर 0 से छोटा था तो कितनी हो जाएगी? यहां पर देखो 1 रखोगे, हालांकि जब तुम 1 पे रख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 रख के सीधे तुम चेक कर सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। कोई प्रॉब्लम है नहीं तुमको। नेक्स्ट देखो, इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मान लो कोई स्क्वायर है, इसकी साइड है a, ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है किस रेट से? 1.5। तो dA/dt रेट ऑफ चेंज यही होता है जो कि तुम्हें दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर का रेट का मतलब डिक्रीज रेट पूछ रहा है। तो d/dt, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर यही होता है ना, 4 इंटू साइड। और 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले लो, dA/dt यही तो हो जाएगा। dA/dt की वैल्यू मेरे पास पहले से है कितनी? 1.5। 1.5 को इंटू करा दो 6 से, सॉरी 4 से, तो 6 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। -a to a जाना है, fx dx इज इक्वल टू 0 दे रखा है। अब ऐसा कब होता है? जब भी -a to a जाना हो, हम देखेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि फंक्शन मेरा इवन है या ऑड है। जैसे -a से a जाना है, fx dx तुम्हें करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर 0 होगा अगर fx एक ऑड फंक्शन है, और इसका आंसर होगा 0 to a fx dx। कब? अगर fx एक इवन फंक्शन है। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब तुम कहोगे सर ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है? देखो, फंक्शन ऑफ माइनस, ये f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आया तो हम बोलते हैं कि ये ऑड है। और अगर f ऑफ माइनस एक्स ये एफ एक्स के बराबर आ गया तो हम कहते हैं फंक्शन कैसा है? इवन है। 0 आने के लिए फंक्शन को कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन बी मैच कर रहा है। f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, तो ऑड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ।
x log x dy by dx plus y is equal to 2 log x is an example of। देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा उसका किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े हैं इंटर में। एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उनका अलग, और एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में अगर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जहां पर x कंप्लीटली अलग, y कंप्लीटली अलग किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। होमोजीनियस में क्या होता है कि डिग्री सेम हो जाती है हर एक एलिमेंट की। ठीक है, वो यानी जब इस तरह से हो जाए कि एक्स वाई में फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये लेमडा 0 एफ एक्स वाई, जब इस तरीके से हो जाए तो उसको हम कहते हैं ये होमोजीनियस है। फिलहाल होमोजीनियस की तो बात नहीं करनी है। ठीक है, होमोजीनियस तो ये है नहीं वैसे भी। तो इसमें देख रहे हो कि ऐसा रखने पर नहीं आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां लेमडा डालकर आप देख लो। एफ एक्स वाई मैंने गलत लिखा है, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई ये होना चाहिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में तो मैंने नहीं ऐसे ही लिख दिया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अगर कहीं लिखा होगा तो उसको करेक्शन कर लेना, ये होना चाहिए। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर इस फॉर्म में हुआ तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप एक बात बताओ, ये dy बाई डी एक्स को मैं अकेला छोड़ सकता हूं कि नहीं? अगर अकेला छोड़ सकता हूं तो इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, x log x से डिवाइड कर देता हूं। x log x से डिवाइड करते ही ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, प्लस y अपॉन क्या हो जाएगा, x log x, और ये हो जाएगा 2 log x अपॉन x log x। log x log x तो कट जाएगा, 2 बाई एक्स बच जाएगा। मुझे खैर उससे मतलब नहीं है, ये इस फॉर्म में आ गया। ये जो p और q होते हैं ये कांस्टेंट या फिर x के फंक्शन होते हैं। p और q क्या होते हैं, x के फंक्शन होते हैं। तो y के साथ यहां देखो 1 अपॉन x log x दिख रहा है, यहां पर 2 बाई एक्स ये भी x का फंक्शन दिख रहा है, dy बाई डी एक्स अकेला रखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आता जा रहा है? ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा निपटाते हैं हम लोग। ए वेक्टर ए दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के, और बी दे रखा है a एंड बी आर। जरा प्रोडक्ट करके देखो यार इसका। अगर मैं a डॉट बी निकालूं यहां से कितना आ रहा है, देखो a डॉट बी, दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। तो भाई a डॉट बी का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ऐसे समझो। ये हो जाएगा i का साथी यहां 2 है, यहां i का साथी 1 है, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो j का साथी -1, j का साथी +1, इनटू किया तो कितना हो गया, बोलो -1 हो गया। उसके बाद फिर देख लो तुम, k का साथी यहां 1 है, k का साथी -1 है, इनटू करोगे फिर -1 आ जाएगा। भाई 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0। जैसे ही a डॉट बी 0 आया तुम तुरंत समझ गए कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? a डॉट बी 0 के बराबर होता है, इसका मतलब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली समझ लो। क्या इसके पीछे कहानी है? कहानी ये है कि a और b का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर और कॉज थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट। ये आंसर 0 कब आएगा, जैसे ही कॉज थीटा क्या हो जाए, इसके बीच का एंगल यानी कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो इसको ये 0 कर देगा। और कॉस थीटा 0 कब आएगा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट देखो, अल्फा बीटा गामा आर दी एंगल्स विच अ लाइन मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब देखो डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा का एंगल बना रही है तो एल होता है कॉज अल्फा। ठीक है, वाई एक्सिस के साथ अगर वो बना रही है बीटा का एंगल तो एम होता है कॉज गामा, और एन होता है जो जेड एक्सिस के साथ वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बना रही है उसका कॉज, यानी कॉज गामा।
जहां पे अल्फा एंगल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्फा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ उस लाइन ने बनाया है, बीटा वो एंगल है जो वाई एक्सिस के साथ बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, गामा वो एंगल है जो उसने जेड एक्सिस के साथ बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन में। एल एम एन ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, इनका एक रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, और एल बराबर मैंने बताया कॉज स्क्वायर अल्फा है, मतलब एल बराबर कॉज अल्फा है तो एल स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली एम स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉज स्क्वायर बीटा, सिमिलरली एन स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा कॉज स्क्वायर गामा, और इसका आंसर 1 आएगा। ये एक रिजल्ट निकलता है और इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला वाला तो मुझे साफ साफ दिख गया कि भाई ये बात बिल्कुल सही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? दूसरा वाला रिजल्ट देखो। अब मुझे एक बात बताओ यार, यहीं से कॉज स्क्वायर अल्फा को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकता हूं? कॉज स्क्वायर बीटा को क्या मैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर बीटा नहीं लिख सकता हूं? कॉज स्क्वायर गामा को क्या मैं कॉज स्क्वायर बीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और कॉज स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता हूं कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, ये 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। कितना हो गया? 3। ये 3 छोड़ो यार, ये 1 और ये 1 तो कर दो कैंसिल, उधर बचा 0, यहां 1 और 1 क्या बचा? 2। साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर अल्फा यहां निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव, साइन स्क्वायर बीटा निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव, साइन स्क्वायर गामा निगेटिव है, उधर जाकर पॉजिटिव। तो ये 2 बराबर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ गई? समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी मुझे फॉल्स स्टेटमेंट बताना है तो ये मैं काटता जा रहा हूं, जो सही स्टेटमेंट है उनको कट करो एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद आ जाओ कॉज 2 अल्फा। कॉज 2 अल्फा का कौन सा हम लोग फॉर्मूला देखो यूज करते हैं, हम लोग यूज कर लेंगे कॉज 2 अल्फा को कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लो, क्योंकि कॉज 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉज 2 बीटा को लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब एक बात बताओ, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा की वैल्यू हो गई 1। अगर मैं साइन स्क्वायर, ये भी निगेटिव है यहां पर, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा बोलो? साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा, यही तो बचेगा। और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है यहां पर 2, तो 1 में से 2 निकालो, -1 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब ये तीसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब डी मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ट्रू नहीं है। तीनों बातें समझ में आ गई अच्छे से? द रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन डिसीजंस वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड। जो तुमको रेस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं ना इस तरीके से, इस तरह लिखा मिलता होगा कि x0 से ये बराबर होगा x प्लस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इस तरीके से जो कंडीशंस लिखी मिलती हैं इनको कांस्टेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। तुमने देखा होगा कि एलपीपी से सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है कि फिजिबल रीजन क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो एलपीपी का बेसिकली एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाना। लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट सच दैट पीई इज इक्वल टू 0.1 दे रखा है, पी एफ दे रखा है, पीई इंटर यूनियन दे रखा है, पी एफ बाई ई बताना है। एक बात समझो, पी एफ बाई ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी एफ इंटरसेक्शन ई, और जो अपॉन में होता है वही नीचे आ जाता है पीई। अच्छा, ई इंटरसेक्शन एफ बोलो, एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, पीई प्लस पी एफ, इसमें से माइनस करना है पीई यूनियन एफ को। पीई देखो कितना है? 0.1, ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला यूज किया है। 0.3 ये दे रखा है 0.4। इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.4 में से 0.4 निकालोगे 0 आ जाएगा। ये वैल्यू ले जाकर यहां पर पुट कर देनी है तुमको, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन पीई की वैल्यू अब रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर 0 आया तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन डी। हालांकि पीई की वैल्यू 0.1 दे रखी थी, चाहते तो हम लोग पुट कर लेते, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी तो हम लोगों ने इस्तेमाल भी नहीं किया।
ए एंड बी आर टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी कि अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं कि भाई ये सिमेट्रिक है, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आए तो हम कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तुमसे बोला है ए और बी टू स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर होगा। तुमसे कह रहे हैं कि भाई ए बी प्लस बी ए क्या है, चेक कर लेते हैं। ए बी प्लस बी ए का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्लस हो रहा है तो इसका अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, तो भाई आप इसका अलग कर दो और इसका ट्रांसपोज आप अलग कर दो। अगर ए बी का ट्रांसपोज कल बताया था कि भाई उल्टा हो जाता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ऐसे हो जाता है, प्लस यहां पर ए का पहले होगा ट्रांसपोज, बी का बाद में आएगा, ये सब रूल होते हैं, ठीक है। सीधे सीधे तुमको बुक में मिल जाएंगे, पढ़ा होगा तुमने। बी ट्रांसपोज देखो यहां माइनस बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, ठीक है। और ए ट्रांसपोज यहां पर माइनस ए के बराबर है और बी माइनस बी के बराबर है। आप मुझे ये बताओ, ये माइनस माइनस हट गया तो ये बी ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ये भी खत्म तो ये भी ए बी हो जाएगा। ये देखो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ए बी प्लस बी ए के मतलब इक्वल आ गया, और जब भी ए का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स हो जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती बल्कि सिमेट्रिक होती है, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ गया कि नहीं। और मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होती है एडिशन में, ये याद रखना, तो ऑर्डर देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। ये बी ए प्लस ए बी और ए बी प्लस बी ए सेम चीज है। नेक्स्ट आ जाओ 13। 13 में क्या करना है, देखो भाई इसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 6 दे रखा है, के की वैल्यू बतानी है। चलो भाई डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना तुमको आता है, पहली रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। अगर मैं एक को रोकूं तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, काम खत्म, ये वाला टर्म खत्म, ठीक है। 3 3, अभी ये दूसरा लोगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 ये तो भाई तुम छोड़ दोगे, के वनजा कितना हो जाएगा, के -0 वनजा 0, तो बात खत्म, सिर्फ क्या मिलेगा तुम्हें, के मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाओ, यहां पर 1 तो +1, ठीक है। +1 करेंगे तो के 0 जा 0 और यहां भी 0, काम खत्म, -3 के यहां से बचा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया वो कितना आया, -3 के इज इक्वल टू कितना आया, +-6, ठीक है। तो माइनस के अगर 3 से दोनों तरफ डिवाइड करूं तो +-2, तो के बराबर कितना हो जाएगा, -+2। बोलो क्या ये मेरी बात समझ में आई कि नहीं। अगर किसी को डाउट लग रहा हो +-2 मत लगा देना वरना गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर देखो माइनस के बराबर कितना आया है, +-2, तो तुम एक काम करो, +2 को एक बार अलग ले लो और -2 को एक बार अलग ले लो। तो जब +2 को लोगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना भाई, ये माइनस इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, और माइनस के बराबर -2 तो के बराबर 2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। यानी जब +2 लोगे तो निगेटिव में आंसर आएगा, जब -2 लोगे तो पॉजिटिव में आएगा। तो यहां पर पॉजिटिव की जगह निगेटिव, निगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन लगा दो और ऑप्शन डी को अपना करेक्ट आंसर कर दो। अगर सी लगाया पूरे 1 नंबर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द डेरिवेटिव ऑफ 2 टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू 3 टू द पावर x। आप इसको मान लो ना भाई, मान लो कि ये y है 2 की पावर x। अगर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 की पावर x log 2 हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने इसको किया है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, ये बराबर हो जाता है a की पावर x log a। पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने, बस वही काम किया है। उसके बाद इसको आप 3x को तुम z मान लो, ठीक है। तो dz अपॉन dx 3 की पावर x log 3 हो जाएगा। बस अब मुझे क्या बताना था, इसका इसके रिस्पेक्ट में बताना था, यानी dy बाई डी जेड बताना था। तो dy बाई डी एक्स अपॉन dz बाई डी एक्स, यहां से dy बाई डी जेड निकल जाएगा, यानी y का x z के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। ये हो गया log 2, ये हो गया log 3। देख लो भाई
2/3 x दोनों जगह है तो पावर को एक साथ एक बार लिख सकते हैं, तो 2/3 की पावर x log 2 अपॉन log 3, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? 14 क्वेश्चंस हो गए ये। नेक्स्ट आ जाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 2 दे रखा है, के दे रखा है -3 से लेकर 2 तक, के ये बताना है। चलो भाई चेक कर देते हैं। ये बराबर होगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ के, ये सब नोट करते जाओ जो फॉर्मूले जहां इस्तेमाल हो रहे हैं, ये नोट कर लो, ये हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। अब मैग्नीट्यूड ऑफ के पे देखो चेक कर लो, जब के 3 के बराबर है, व्हेन मिनिमम यहां पर -3 पे जरा चेक करो, तो जब ये -3 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू देखो यहां पर रख दो -3, और इसका मैग्नीट्यूड 2 रखा है, यानी कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, है ना? और जब के हम लोग ले लेंगे कितना, 0, 0 पे चेक करोगे तब तो ये 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट जरा 2 पे चेक कर लो तो 4 हो जाएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 2। ठीक है, 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यार, ये तो 0 to 6 होना चाहिए। 1 मिनट रुको जरा। ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन देख। क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूं यार भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ के को मैंने -3, यार इसको मैग्नीट्यूड में रखना भाई। भाई मैं कहूं गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो 3 2 ज़ा होगा 6, 2 का मैग्नीट्यूड तो 2 ही रहेगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है 0 और मैक्सिमम मुझे दिखाई दे रहा है 6, तो 0,6 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू वेक्टर ऑफ ए। तो मैंने यहां पर सीधे सीधे के डाल दिया था -3, मैग्नीट्यूड ऑफ के डालना था ना, तो +3 हो जाएगा। चलो ये हो गया तुम्हारा कौन सा, 15। नेक्स्ट देखो, इफ a line makes an angle of π/4 with the positive direction of both x axis and z axis। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अल्फा कितना दे रखा है, π/4। ठीक है, और मुझे y एक्सिस के साथ वाले एंगल को बताना है, यानी बीटा बताना है। और गामा जो z एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लाइन बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं, वो भी π/4 क्वेश्चन में दे रखा है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस में कि कॉज स्क्वायर अल्फा, ओ भाई तुम ही लिख लो खुद ही, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा प्लस कॉज स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया तुम्हारा कॉज स्क्वायर π/4, कॉज स्क्वायर बीटा, कॉज स्क्वायर, सॉरी कॉज की वैल्यू π/4 ना, सही तो लिख रहा हूं, कॉस स्क्वायर π/4 बराबर कितना हो गया, 1। कॉस π/4 यानी 45 वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सेम चीज यहां भी 1/√2 का स्क्वायर बराबर 1, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, और 1/2 यहां से भी मिलेगा, 1/2 1/2 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1। देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कॉस स्क्वायर बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0। और 0 कितने पर आ जाता है बोलो, 90 डिग्री पर आता है। कितने पर आता है, 90 डिग्री पर। तो π/2 तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है या किसी को कोई डाउट लग रहा है? इसमें डाउट लग रहा है तो बताओ। चलो देखते हैं ये 7 वाला। फिर एक एलपीपी का क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब एलपीपी का क्वेश्चन पूछा है तो भाई सिंपली इसमें करना क्या है, ऑप्शन तुम्हें पहले से दे रखे हैं, खाली वैल्यू डाल के चेक करना है। देखो ये लाइन 2x + y = 104 वाली, ये है x + 2y = 76 वाली। आप किसी में भी चेक करो, x + 2y 76 है, इसके इधर आ रहा है ओरिजिन, 0 0 डाल के चेक करो। तो अगर मैं 0 0 इधर डालूंगा तो समझना x + 2y है और ये 76 है। ठीक है, अगर मैं यहां पर 0 डालूंगा तो 0 + y की जगह भी 0, 0 + 0, 0 76 से तो छोटा होता है, इसका मतलब इधर 76 से छोटा है। ठीक है,
ये वाला पोर्शन, और वो वाला पोर्शन x प्लस 2y, यानी जो होना चाहिए एग्जैक्टली वो ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इधर अगर कम है तो उस रीजन में जाएंगे तो ज्यादा आएगा, तो जिसमें कम है वो वाले ऑप्शन कट कर दो, ए और बी को कट कर दो। अब ये दो बचे, बाकी सब सेम है। अब 2x प्लस वाई 104 को देख लो ध्यान से, ये तुम्हारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104, ये है ना, ठीक है। 0 0 इधर डाल के देखो भाई, 0 0 डालोगे तो 104 से कम आएगा कि नहीं आएगा, तो 104 यानी ये वाली जो लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104, इसके इधर आ रहे हैं ना, ओरिजिन इधर कम वाली वैल्यू है कि नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 104, इधर की तरफ x प्लस 2y के उधर जाएंगे ज्यादा, इधर कम, इधर आएंगे और ये बीच वाला पोर्शन मिल जाएगा तुमको। ये हो गया 17। ए इनवर्स बताना है। ए इनवर्स का मतलब क्या, अगर दो मैट्रिक्स है तुम्हारे पास और उसमें ए और ए इनवर्स दोनों का प्रोडक्ट अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अगर दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो अगर हम ए बी सी तीनों ऑप्शन को ध्यान से देखें, अगर ऐसे हम ए इनवर्स निकालेंगे तो फर्जी ज्यादा झंझट करना पड़ेगा। तो इन तीनों में से देखो, ये जो मैट्रिक्स है तीनों में सेम है, बाकी बाहर वाला बाद में देखेंगे। तो यही मैट्रिक्स डाल के चेक कर लेते हैं, इल्टू करके देख लेते हैं। 2 0 0 0 3 0 0 0 5, इसको इंटू किससे कराना है, 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/5। चलो भाई इंटू करा के देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, दो जब 1/2 से इंटू करेगा तो 1 आ जाएगा, 0 0 से करेगा 0 0 से करेगा, बात खत्म, 1 आ गया यहां पर। फिर 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1/3 0 0 इंटू 0 0, ये 0 हो गया। फिर इस वाले से करेंगे 2 इंटू 0 0 इंटू 0 0 इंटू 1/5, कुल मिला के 0 आ गया, ये खत्म हो गई बात। दूसरे वाले में आते हैं, अब क्या करेंगे, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1/2 0 3 इंटू 0 0 इंटू 0, तो यहां पर 0 आ गया। उसके बाद 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 1/3 1 आ जाएगा, 0 इंटू 0 0, तो यहां पर 1 मिल गया। फिर 0 इंटू 0 3 इंटू 0 0 इंटू 1/5, सब 0, खत्म, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला 0 इंटू 1/2 0, ये इससे 0, ये इससे 0, खत्म। 0 इंटू 0 0 इंटू 1/3 5 इंटू 0, खत्म। लास्ट वाला 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 5 इंटू 1/5 1। भाई मिल गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहला ही ऑप्शन चेक करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। बाहर मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, 30 या 1/30 कुछ नहीं चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 18 सबको समझ में आ गया है या नहीं? आ गया हो तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, असर्शन रीजन पे। असर्शन रीजन में बेसिक फंडा तुम जानते हो, अगर असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो हम लोग ऑप्शन ए को मार्क करते हैं। अगर दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो हम लोग बी मार्क करते हैं। अगर असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो हम लोग सी करते हैं, और अगर असर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है तो हम लोग डी मार्क करते हैं। ठीक है, चार बातें समझ में आ गई होंगी। असर्शन कह रहा है एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात बोला है भाई, हर स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट होती है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जैसे किसी के पास यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, डायगोनल एलिमेंट्स, इसके अलावा बाकी सब जीरो हैं, इसको डायगोनल एलिमेंट्स बोला जाता है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। इसी का भाई होता है स्केलर मैट्रिक्स, जब यहां 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 तीनों में सेम नंबर आ जाए तो इसको क्या बोला जाता है, स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। इसी तरह से अगर ये तीनों 1 1 1 हो जाए, बाकी सब 0 0 0 0 हो जाए, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तीनों मैंने लिख दिए यहां पर, ये आइडेंटिटी है, ये तुम्हारी स्केलर है, ठीक है, और ये तुम्हारी डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी ये सब कुल घूम फिर के डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट होते हैं या उनके रूप होते हैं, ऐसा समझ लो। डायगोनल मैट्रिक्स में कह रहा है ऑल द डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, बिल्कुल बकवास बात है, रीजन बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मुझे सारे एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं तुमको भाई, डायगोनल एलिमेंट्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब जीरो होते हैं। असर्शन सही, रीजन गलत, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? लास्ट देख लेते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज सेम एज प्रोजेक्शन ऑफ
B on A. Angle between A and B is same as angle B and A numerically. देखो A वाला तो बिल्कुल गलत है. बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से समझो, जब भी हम लोग प्रोजेक्शन निकाल रहे होंगे तो हम लोग प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, जैसे A का B पे प्रोजेक्शन निकालना है. देखो प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, तो ये हो जाता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके नीचे B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे. अगर B के, और अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो B डॉट A भी करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और अपॉन में हम क्या रखते हैं, A का मैग्नीट्यूड. तो ऊपर तो दोनों का सेम है क्योंकि A डॉट B डॉट A तो सेम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B ऐसा थोड़ी ना है कि सेम हो, ये तो दोनों अलग अलग भी हो सकता है. तो हमारा जो असर्शन है वो गलत है. असर्शन गलत निकलता ही ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब डी तो वैसे भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग फिर भी इसके रीजन को चेक कर लेते हैं. एंगल बिटवीन ए एंड बी सेम एज एंगल बिटवीन बी एंड ए, बिल्कुल सही बात है. देखो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसके बीच में जो एंगल आता है कॉस थीटा हो गया. अगर हम बी और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, और अगर इसके बीच में हम एंगल अल्फा मान लें तो कॉस अल्फा हो जाएगा. अब देखो यार ये दोनों सेम बात है. मैग्नीट्यूड मैंने गलत लिख दिया यहां पर, वेक्टर का प्रोडक्ट. चूंकि वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है, यानी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी डॉट ए दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा. मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी करो या मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए करो, दोनों सेम होगा, तो ये भी सेम हो जाएगा. तो इसका मतलब कॉस थीटा और कॉस अल्फा सेम हो जाएगा. कॉस थीटा कॉस अल्फा अगर सेम हुआ तो न्यूमेरिकली थीटा और अल्फा क्या हो जाएंगे, यानी इनका जो एंगल हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा. तो ऑप्शन जो इसका बी होगा इसका डी हो जाएगा, क्योंकि असर्शन गलत निकल गया, और असर्शन गलत निकलते ही तुमको वैसे भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं थी. आई होप क्लियर हो गया होगा. इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस आज के हो गए और 60 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए. 60 क्वेश्चंस आज हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं. तो आज ये थर्ड लेक्चर था, तीसरा सेशन था तुम्हारे प्रैक्टिस का. तो ये 20 क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर लो. अगर रजिस्टर बनाया हो तो वहां पर अच्छे से नोट डाउन कर लो. हर एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट जो रिलेट करता है उसको वहां पर नोट डाउन करते जाओ. फाइनल से पहले उसका एक क्विक रिवीजन लेना और चले जाना एग्जाम में, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. ठीक है, तो ये 3 लेक्चर आप खत्म हो गए आज. अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.